हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू डेली न्यूज एनालिसिस ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस। आज तारीख है 4 सितंबर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर का स्पीच है जहाँ पर उन्होंने अपनी गवर्नमेंट के अचीवमेंट्स और जो भी इंडिया ने कॉपरेट किया है वर्ल्ड को ड्यूरिंग टाइम ऑफ पेंडेमिक, ओके, तो उसी को हाईलाइट किया है। तो हम सारी बातें तो नहीं पढ़ेंगे बिकॉज सब बोल बच्चन है, but this one particular point you should remember for your answer, that is India's G20 presidency has sowed the seeds of confidence in the countries of the so-called third world. ओके, आपको पता है फर्स्ट सेकंड थर्ड वर्ल्ड, फर्स्ट यूरोप, यूएसए कनाडा टाइप की कंट्रीज, ओके। सेकंड वर्ल्ड जो यूएसए से आर के डिसइंटीग्रेट होने के बाद इंडिपेंडेंट हुई है, जैसे कि आज का जितना भी ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है लाइक पोलैंड, ओके, उनको सेकंड वर्ल्ड कहा जाता है। एंड थर्ड वर्ल्ड जो कि कॉलोनाइज रही थी पहले, जैसे इंडिया एंड अदर अफ्रीकन कंट्रीज। राइट, सो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की बात की उन्होंने। Now, Prime Minister said that international institutions need to recognize changing realities। यहाँ पर उनका टारगेट वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ पर है, ओके, और डब्ल्यूटीओ भी, क्योंकि ये सब इनका जो स्ट्रक्चर है वो रिफ्लेक्ट करता है 1945 की पावर स्ट्रक्चर को। उस टाइम जो कंट्री जैसी थी, बट 45 से लेके 2023 तक काफी कुछ बदल चुका है। सो बेटर होगा कि उन इंस्टीट्यूशंस को रीऑर्गेनाइज किया जाए। Next is expand their decision-making forums, relook at their priorities, and ensure representation of voices that matter. That means voice of global south. Okay, because आज इकोनॉमी वाइज देखिए या पॉपुलेशन वाइज देखिए, इंडिया, साउथ एशियन कंट्रीज, आसियान कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज, they should get higher weightage in these international institutes. नेक्स्ट इज यहाँ पे आदित्य एल1 का फर्स्ट ऑर्बिट रेजिंग किया गया है और ये चलता रहेगा, बार बार न्यूज में आता रहेगा। सो अभी जब तक वो वहां पहुंच के कुछ अच्छे ऑब्जर्वेशन नहीं कर लेता है तब तक इसको बार बार बढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट इज यहाँ पर एक सलीमगढ़ फोर्ट की बात है। आपको देखिए, आपको पता होगा 1526 में बाबर आता है, ठीक है, 30 तक वो जिंदा रहता है, फिर 30 से 40 तक हुमायूं रूल करता है, या आप कह सकते हैं कि उसके ब्रदर्स के साथ उसके जो भी कंफ्लिक्ट वगैरह चलते रहे, ठीक है। 1540 में शेरशाह सूरी इनको बाहर निकाल देता है, ओके, एंड हुमायूं चले जाते हैं अपने सेल्फ इम्पोज एक्साइल पर, पर्शिया जाते हैं, वहां से मदद लेते हैं, ओके। फिर अल्टीमेटली 1556 में जब सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत होगी, ओके, हेमू फाइट करेगा जहां पर, तो उस टाइम पर फिर से ये लोग अपना इम्पोज करते हैं मुगल रूल। तो ये जो टाइम पीरियड था 40 से 56 तक, जो कि आप कह सकते हो सूरी डायनेस्टी को बिलोंग करता है, ओके, इस टाइम पीरियड के टाइम बीच में ही ये फोर्ट बनाया गया था जिसका नाम है सलीमगढ़ फोर्ट, ओके, इन 1546 बाय शेरशाह सूरी सन सलीम शाह सूरी, okay. Built in 1546 by Sher Shah Suri's son Salim Shah Suri to promote the Sur kingdom's territory from Humayun's army, who had dislodged from his throne 6 years prior. Okay, Sher Shah Suri ने उसको हटा दिया था हुमायूं को। The fort was strategically located on the riverine island, bulwarked by Yamuna on one side and Aravallis on the other. Then later on, Humayun defeated Sikandar Shah Suri in 1555. Okay, और ये रिटर्न वापस आया है यहाँ पर। ये सब फालतू की बातें हैं। जस्ट लुक एट कि हम फॉरेनर्स के स्वागत के लिए किस लेवल का डेकोरेशन करते हैं। और ये सिर्फ पता है दिल्ली के कंटेक्स्ट में बात नहीं है, इवन कई छोटी सिटीज भी थी जिनको आप टीयर 2 सिटीज कह लीजिए, वहां पर भी अच्छा खासा फेसलिफ्ट देखने को मिला है, ओके। तो जस्ट लुक एट दिस, और ये सब वेस्ट पड़े रहेंगे इसके बाद, समिट कंप्लीट होने के बाद। एनीवे, नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस। यहाँ पर ही वही प्रधानमंत्री की कुछ बातें हैं जो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। ए विजन ऑफ ए कलेक्टिव एंड कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स टू इकोनॉमिक क्राइसिस, की वर्ल्ड ओवर की बात कर रहे हैं, ओके, ग्लोबल में, चाहे वो कोविड क्राइसिस आया हो या इकोनॉमिक क्राइसिस आए हो, ठीक है। द नीड इज ए कलेक्टिव एंड कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स टू इकोनॉमिक क्राइसिस बोल दीजिए, या पैंडेमिक बोल दीजिए, या कुछ भी, क्लाइमेट बोल दीजिए, ओके। दीज आर सम वर्ड्स, जिस तरह की लैंग्वेज आपके आंसर्स में होनी चाहिए, कलेक्टिव एंड कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स। Second, earlier India was seen just as a large market, but now it has become a part of solutions to the global challenges। और ये बहुत अच्छी बात है, राइट। अर्लियर सच है कि इंडिया को सिर्फ एक मार्केट की नजर से देखा जाता है, बट आज हम लोग खुद सोल्यूशन का पार्ट बन रहे हैं। एग्जाम्पल,
हमने ग्रीन एनर्जी जो हमें वर्ल्ड को ट्रांजिशन करना है टू ग्रीन एनर्जी, ठीक है, तो हमने क्या बनाया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ऑलराइट। और वर्ल्ड ने पूरा टारगेट भी रखा है, ऑलमोस्ट 1000 गीगावाट का टारगेट रखा है बाय 2030। ठीक है, इतनी सोलर एनर्जी हम लोग प्रोड्यूस करना चाहते हैं। इसके प्राइम मिनिस्टर ने क्या स्लोगन दिया था, वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड। ओके, सो हम लोग वी आर ट्राइंग टू, और यू कैन से वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। सेम इसका एक और एग्जांपल हमें कहाँ देखने को मिला, जब कोविड क्राइसिस आए, हमने ओवर 150 कंट्रीज को वैक्सीन प्रोवाइड की। ठीक है, हमने सिर्फ अपने देश में तो सबसे लार्जेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया ही, बट एट द सेम टाइम हमने 150 कंट्रीज को भी वैक्सीन प्रोवाइड की। सो वी आर नाउ ए सॉल्यूशन टू ग्लोबल प्रॉब्लम्स एज वेल। Next is we have provided direct assistance to the most vulnerable using technology. ओके, जैसे एग्जांपल आधार, जनधन योजना, या आप कह लीजिए ओवरऑल जीएम ट्रिनिटी। ओके, वो अल्टीमेटली क्या कर रहा है, पूरा टेक्नोलॉजी का यूज करके ही पब्लिक तक उनके बेनिफिट्स पहुंचा रहा है। नेक्स्ट इज कमिंग अप विद द वैक्सीन एंड रनिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैक्सीन ड्राइव एंड शेयरिंग मेडिसिन एंड वैक्सीन विद नियरली 150 कंट्रीज। देन इस समिट का थीम क्या है, वासुदेव कुटुंबकम, दैट इज वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। इट इज ए फिलॉसफी दैट इज ड्राइव फ्रॉम आवर कल्चरल इथॉस। इसके अलावा काफी डिस्ट्रिक्ट्स बैकवर्ड मानी जाती थी इंडिया में, ठीक है, तो उसके लिए अलग से प्रोग्राम लेकर आए। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम वॉज लॉन्च बियरिंग वंडरफुल रिजल्ट। और इसको किस फिलॉसफी के अंतर्गत लाया गया था, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, वही सबका साथ सबका विकास। ओके, यू कैन से लाइक लिविंग नो वन बिहाइंड। ओके, ऐसा नहीं कि इंडिया की सारी डिस्ट्रिक्ट तरक्की कर रही हैं बट कुछ 125 डिस्ट्रिक्ट हमारी बैकवर्ड रह जाएं। और इस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को हमने और इम्प्रूव किया। अब हम लेकर आए ब्लॉक एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, क्योंकि ये ब्लॉक लेवल पर वर्क करेगा। ओके, और आपको पता होगा कि पॉपुलेशन में हमारा जहां पर जिस एरिया में थोड़ा ज्यादा फर्टिलिटी रेट है, उसके लिए भी हम लोग टारगेटेड प्रोग्राम लेकर आए थे कि हम उन हाई फर्टिलिटी रेट वाली डिस्ट्रिक्ट को टारगेट करेंगे। ओके, हम कोई एक यूनिफॉर्म पूरे इंडिया पर ऐसी कोई वन चाइल्ड पॉलिसी इंपोज नहीं कर रहे हैं, बट हम टारगेट कर रहे हैं उन डिस्ट्रिक्ट्स को जहां पर बर्थ रेट अभी भी ज्यादा है किसी भी वजह से, चाहे पॉवर्टी की वजह से हो या लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से हो, बट हम डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक टारगेट्स पे फोकस कर रहे थे। ओके, तो वो भी एक अच्छा अप्रोच था। नेक्स्ट, we assisted nearly 150 countries of the world with medicine and vaccines. Many of these countries were from global south. और हमने साथ में एक और बनाया CDRI, दैट इज कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस। ओके, यहाँ पर भी स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज पे ही फोकस था, टू लर्न फ्रॉम ईच अदर एंड बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज रेजिलियंट इवन ड्यूरिंग डिजास्टर। We have worked with small island nations to further their interest, including under Forum of India and Pacific Island countries. Okay, so mostly उन्होंने सिर्फ अपनी अचीवमेंट्स ही गिनाई है यहाँ पर। इसके बाद बात चल रही है वन नेशन वन इलेक्शन की, तो मिस्टर केजरीवाल साइड की वन नेशन वन एजुकेशन की बात क्यों नहीं कर रहे। और देखिए, कहीं ना कहीं करने की जरूरत भी है, क्योंकि एक तरफ तो आप बात करते हैं इंडिया लेवल पर यूनिफॉर्मिटी की, IIT का एग्जाम कॉमन एंट्रेंस एग्जाम हो, ठीक है, उसके बाद अब आप CUET भी ले आए, ठीक है, उसके बाद आपके पास नीट भी है। अगर कॉमन एग्जाम कराना है आपको, तो फिर बेटर है कि स्कूल लेवल पर भी एटलीस्ट एक कॉमन बोर्ड हो। बिकॉज देखिए, कुछ स्टेट बोर्ड्स इतने वीक हैं कि वहां से पढ़ा हुआ बच्चा CBSE से पढ़े हुए बच्चे के साथ कॉम्पीट कर ले, दैट इज बिट डिफिकल्ट। ओके, तो अगर इंडिया को कुछ करना है तो वन नेशन वन एजुकेशन, दिस विल बी ग्रेट थिंग अगर कभी कर पाए तो। एनीवे, चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 के बजट में एक लॉन्च किया गया था अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, जिसमें हम लोग Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज को लोन देंगे कुछ उनके प्रोजेक्ट्स के लिए। तो देर आर अराउंड 459 Tier 2 सिटीज जिनकी पॉपुलेशन फ्रॉम 1 लाख टू लेस देन 10 लाख। ओके, एंड 580 Tier 3 टाउन्स हैं जहाँ पर पॉपुलेशन है 50,000 टू लेस देन 1 लाख एज पर 2011 सेंसस। एंड नेशनल हाउसिंग बैंक इज एग्जीक्यूटिंग दिस स्कीम। ओके, बाकी सब वो सब मत देखिए क्या रेशियो है क्या नहीं। यहाँ पर G20 के समिट में सभी कंट्रीज ने अपने अपने कुछ कल्चरल चीजें रिप्रेजेंट की है, जैसे 18th सेंचुरी किंग डायनेस्टी जो कि चाइना की है, उसने अपना एक जार दिखाया है, ठीक है, स्टैच्यू ऑफ अपोलो फ्रॉम इटली, या कॉपी ऑफ 13th सेंचुरी मैग्ना कार्टा। और इंडिया ने प्रेजेंट किया अपनी तरफ से पनीनी अष्टध्यायी, ये ग्रामर टेक्स्ट था, संस्कृत ग्रामर टेक्स्ट। ओके,
8 चैप्टर्स थे जिसमें, एंड इट वाज रिटन इन 4th सेंचुरी बीसी, ओके, एट द टाइम ऑफ दोस बुद्ध एंड महावीर, ओके। ये मौर्यन डायनेस्टी से बहुत पहले की बात है। मौर्यन डायनेस्टी आप देखने को मिलती है अराउंड हमें 250 बीसी के अराउंड, 250 बीसी, ओके। यहाँ हम 4th सेंचुरी बीसी की बात कर रहे हैं, तो दिस टेक्स्ट इज रियली ओल्ड। नेक्स्ट है आरएसएस आइडियोलॉग। यहाँ पे कल एक मीटिंग कह सकते हो, वहां पर इन लोगों ने हर चीज ब्लेम कर दी है कि विमेन पे जो भी रिस्ट्रिक्शन हमें देखने को मिलती है, चाहे सती हो, जौहर हो, ठीक है, चाइल्ड मैरिज हो, विडो रीमैरिज अलाउड ना करना हो, ये सब इनका कहना है कि सब 12th सेंचुरी में इस्लामिक इन्वेजन शुरू होने के बाद आया है। बट बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री शायद इससे एग्री नहीं करेंगे लोग, बट वो आरएसएस के साथ है दिक्कत है। एनीवे, इनका कहना है कि बिफोर 12th सेंचुरी women वर रीजनेबली फ्री, they warned against western culture, and managing the kitchen was as important as becoming a scientist, okay, but the reality is कि इनमें से किसी के भी बच्चे इंडिया में नहीं पढ़ाई करते हैं, this is a fact. Next is temples were broken, universities were destroyed, and women were in danger. They were kidnapped and sold, okay. To ensure that our children were safe, child marriages started. Our country had no sati pratha. सब इस्लामिक इन्वेजन के बाद ही शुरू हुआ, जौहर, सती एंड सो ऑन। देयर वाज नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ विडो रीमैरिज एक्ट, बट वी ऑल नो अर्ली वैदिक टाइम के बाद, ज़्यादा दूर भी मत जाइए, अर्ली वैदिक से हम लोग जब लेटर वैदिक की तरफ आते हैं ना, वहीं पे विमेन पे काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस लगना शुरू हो गई थी। एनीवे, फालतू की बातें थी। चलिए, ये एक अच्छा आर्टिकल है। देखिए, इंडिया ने प्रूव किया है चंद्रयान के थ्रू कि हमारी साइंटिफिक कैपेबिलिटी क्या है, ठीक है। हमारी इकोनॉमी का इस बार जो क्वार्टरली डेटा आया है 7.8%, वो भी अच्छा है, ओके। G20 में बेस्ट है वो, 7.8 की ग्रोथ। तो यही इंडिया अपना यही नॉलेज, यही साइंटिफिक कैपेबिलिटी, यही रिसर्च एंड डेवलपमेंट पोटेंशियल एग्रीकल्चर में यूज क्यों नहीं करता है? और ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है। आईसीएआर ने बहुत सारे न्यू वैरायटी के सीड्स डेवलप किए हैं अलग अलग क्रॉप्स के लिए, ठीक है। तो कर रहे हैं हम, हमने नैनो फर्टिलाइजर भी बनाया है, ठीक है, लिक्विड यूरिया, ठीक है। तो कर रहे हैं हम एग्रीकल्चर में, बट ये कह रहे हैं कि अगर पूरी G20 कंट्रीज कॉपरेट करके करेंगी, तो हम जो कहते हैं कि एक सस्टेनेबल क्लाइमेट फ्रेंडली एग्रीकल्चर कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि अभी हमारा जो एग्रीकल्चर हो रहा है वो काफी सारा, वो एक तरीके से क्लाइमेट को नुकसान भी बहुत पहुंचाता है। काफी सारे मीथेन एमिशन होते हैं उस वजह से, ठीक है। हमें करना है क्लाइमेट फ्रेंडली एग्रीकल्चर, एंड नॉट जस्ट क्लाइमेट फ्रेंडली बट ऑल्सो स्मार्ट एग्रीकल्चर, ठीक है, लाइक यूज ऑफ ड्रोन्स, use of precision agriculture techniques like drip irrigation and so on, ठीक है। और नैनो यूरिया भी उसी में से एक है, ओके। तो यहाँ पर एक एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप था G20 नेशन का, जिसकी मीटिंग हुई थी जून में हैदराबाद में। तो उसने कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे। फर्स्ट, फैसिलिटेट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू कंट्रीज एंड पॉपुलेशंस इन वल्नरेबल सिचुएशंस, ओके। उन कंट्रीज को जो ज़्यादा वल्नरेबल है क्लाइमेट के लिए, क्लाइमेट आप कह सकते हो कि जिनका एग्रीकल्चर ज़्यादा वल्नरेबल है क्लाइमेट के वैगरीज में, जैसे अफ्रीकन नेशंस, ओके। तो उनको हमें ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देना चाहिए, दिस इज फर्स्ट थिंग। सेकेंड, एनहांस अवेलेबिलिटी एंड एक्सेस टू न्यूट्रिशियस फूड एंड स्ट्रेंथन फूड सेफ्टी नेट्स। तो ये अफ्रीका के साथ साथ हर पुअर कंट्री पे लागू होता है, इंक्लूडिंग इंडिया। हमारे यहाँ भी न्यूट्रिशन के कोई ज़्यादा अच्छे हालात नहीं है, ओके। बट फिर भी हम सरप्लस में थे, इसलिए हमने कोविड टाइम पर 10 kg पर पर्सन का राशन प्रोवाइड भी कर पाए अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना टू 80 करोड़ पीपल, राइट। So that is second point. Third is strengthen policies and collaborative actions for climate resilient and sustainable agriculture. यहाँ पे बात वही आ जाती है कि हमें ऐसे सीड्स डेवलप करने की जरूरत है जो क्लाइमेट की वैगरीज को स्टैंड कर सकें। फ्लड ज्यादा आ जाए, हीट वेव्स आ जाए, ठीक है। जैसे हीट वेव्स आई थी तो हमारा पंजाब में इस साल मार्च में प्रोडक्शन कम हुआ वीट का, राइट। तो इस तरह की चीजों को रेसिस्ट कर पाए, इस तरह की टेक्नोलॉजीज या इस तरह की सीड एंड क्रॉप वैराइटीज को डेवलप करने के लिए हमें कोलैबोरेट करना चाहिए आपस में। देन स्ट्रेंथन रेजिलियंस एंड इंक्लूसिविटी इन एग्रीकल्चर एंड फूड वैल्यू चेन, क्योंकि जैसे अभी हम लोग भी इंडिया में सबसे ज्यादा क्या, हम लोग क्रॉप प्रोड्यूस होता है उसको एज इट इज आगे सेंड कर देते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं। बट जरूरत है हमें फूड वैल्यू चेन में इंटीग्रेट होने की, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रमोट वन हेल्थ अप्रोच। वन हेल्थ अप्रोच की जब हम बात करते हैं तो हम सिर्फ ह्यूमन हेल्थ की बात नहीं करते हैं, हम एनिमल्स की हेल्थ की भी बात करते हैं। क्योंकि देखिए, आज आधी से ज्यादा जो बीमारियां आ रही हैं इंसानों में, उनका ओरिजिन हमें अल्टीमेटली एनिमल्स में देखने को मिलता है, राइट। चाहे बर्ड फ्लू आ जाए, चाहे कोविड आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो वन हेल्थ अप्रोच यानी कि कंप्लीट पूरे इकोसिस्टम की हेल्थ पे फोकस करना है हमें।
क्योंकि हमारे यहाँ कई बार क्या हो रहा है, हम जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं एग्रीकल्चर में वो अल्टीमेटली बर्ड्स में या दूसरे एनिमल्स में जाता है, ठीक है, और वो फूड चेन में आगे चल के बायो मैग्नीफाई होता रहता है। जो हम बायो मैग्निफिकेशन यूट्रोफिकेशन पढ़ते हैं, सी लाइफ को डैमेज करता है पेस्टिसाइड्स ही, ठीक है। तो हमें एक वन हेल्थ अप्रोच देने की जरूरत है, नॉट जस्ट इंसान, नॉट जस्ट ह्यूमन बीइंग बट ऑल्सो एनिमल्स की हेल्थ का भी हम ध्यान रखें। नेक्स्ट सिक्स्थ इज एक्सेलरेट इनोवेशन एंड यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, ठीक है। फॉर एग्जांपल आधार कार्ड, ठीक है, जनधन योजना हमने यूज की। आज किसान सम्मान स्कीम में डायरेक्ट जो पैसा जाता है 6,000 एनुअली, डायरेक्ट किसान के अकाउंट में जाता है। नेक्स्ट इज स्केल अप रिस्पॉन्सिबल पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का इंडिया का पीछे है ना, और वर्ल्ड ओवर इसराइल यूएसए इनका आगे है। तो दोनों में फर्क सिर्फ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का ही है। हमारे यहाँ एग्रीकल्चर को पूरी तरीके से गवर्नमेंट पे छोड़ दिया गया, प्राइवेट सेक्टर इसमें कभी आगे आया ही नहीं कि हम रिसर्च करेंगे, हम अच्छे सीड्स बनाएंगे, हम अच्छी इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे एक पर्टिकुलर रीजन। ऐसा कुछ नहीं किया हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर ने, ठीक है। इसराइल में जाइए, वहां पे सबसे बेस्ट जो रिसर्च होती है एग्रीकल्चर फील्ड में, और मोस्टली प्राइवेट कंपनीज करती है। यूएसए में भी प्राइवेट कंपनीज जीएम क्रॉप की तरफ वो ज्यादा जाती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमें इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की भी जरूरत है। तो ये कुछ 7 पॉइंट्स थे जो आप लिख सकते हो और याद रख सकते हो, ताकि कल को एग्रीकल्चर पे कोई क्वेश्चन आ जाए या एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम्स को लेके आ जाए तो आप बहुत अच्छी, आप कह सकते हैं बहुत अच्छी क्वालिटी का आंसर प्रेजेंट कर पाओगे वहाँ, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अब वही सब कॉमन बातें हैं कि हमें क्या करना है, हमें डाइवर्सिफिकेशन करना है एग्रीकल्चर में, हमें सस्टेनेबल बनाना है एग्रीकल्चर को, हमें फाइनेंशियल रिसोर्सेस लाने हैं एग्रीकल्चर में, यानी कि इन्वेस्टमेंट, और एनवायरमेंटली कॉन्शियस होना चाहिए हमारे फार्मर्स को एग्रीकल्चर करते हुए, ताकि ऐसा नहीं कि बस पेस्टिसाइड्स यूज किए जा रहे हो, ग्राउंड वाटर ड्रेन किया जा रहा है इसमें, और क्लाइमेट रेजिलियंट बनाना है। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। उसके बाद दिस इन्वॉल्व्स अडॉप्टिंग क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग प्रैक्टिस एंड प्रिसिशन टेक्नोलॉजीज। जैसे हमने स्पेस में अपनी कैपेबिलिटीज डेमोन्स्ट्रेट की है, वैसे ही अगर हमारे साइंटिस्ट फार्मर्स को उनके चैलेंजेस कम करने में हेल्प कर सकते हैं। ओके, और जब हम ये सब कर लें तो हम ये टेक्नोलॉजी शेयर करें ग्लोबल साउथ की कंट्रीज के साथ, बिकॉज अल्टीमेटली हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग लीडर बनना चाहते हैं ग्लोबल साउथ के, राइट। और हम दिखाई चुके हैं कि हम लोग कितना कॉस्ट इफेक्टिवली अपने काम करते हैं। एग्जाम्पल चंद्रयान मिशन, जस्ट फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट एज कम्पेयर टू नासा। The ultimate goal is to enhance the efficiency and resilience of agri value chain and promote digitization as a catalyst for agriculture transformation. This includes the establishment of standardized agriculture data platforms such as digital public good. ये digital public good क्या है, इसकी आगे अभी हम इकोनॉमी पेज पे भी बात करेंगे। Okay, harnessing novel digital technologies to revolutionize agriculture, agri-food sector, ठीक है। जैसे एग्जांपल सेंसर इक्विप्ड ड्रिप्स, यानी उनपे सेंसर लगाओ, जब लग जाए कि हाँ इस क्रॉप को जितना पानी चाहिए था उतना मिल चुका है, तो वो अपने आप बंद हो जाएगा। कोई वाटर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए वहाँ। ड्रोन्स का हम यूज कर सकते हैं, ओके, जैसे फर्टिलाइजर स्प्रेड करने में, पेस्टिसाइड्स स्प्रेड करने में। दूसरा, लियो अर्थ ऑर्बिट में हमारे पास काफी सैटेलाइट्स है जो बेटर हमें बता सकती हैं कि इस पर्टिकुलर एरिया में ग्राउंड वाटर लेवल कितना तेजी से डिप्लीट हो रहा है। तो फार्मर को उसके लिए अवेयर करने की जरूरत है कि देखिए एज अ गवर्नमेंट हम लोग यहाँ पर इरिगेशन कैनाल बनाकर आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, अब आप ये ग्राउंड वाटर ड्रेन करना बंद कीजिए, आपको कैनाल के थ्रू हम लोग व्यवस्था करवाएंगे। नेक्स्ट इज वी नीड टू प्रमोट फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी via हायर इन्वेस्टमेंट इन एग्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट, स्पेशली बायो फोर्टिफिकेशन। ठीक है, आपको पता है बायो फोर्टिफिकेशन क्या होता है? जैसे राइस है, उसमें हम लोग थोड़ा आयरन और जिंक का कंटेंट बढ़ा दें, ओके, ताकि बच्चों के malnutrition की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। Okay, it is the key to achieving nutritional security. Now, ICAR scientists have already demonstrated that even basic staple crops like wheat, rice, maize, and millet can be biofortified with enhanced iron, zinc, and even antioxidant. ICAR has created 87 varieties of climate-resistant and nutritious crops. Okay, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ बात ही कर रहा है ICAR, उसने किया भी है। 87 varieties climate-resistant and nutritious crop उसने डेवलप किए हैं। Next is, however, the dissemination of this research to the global south is equally important for India. प्राइम मिनिस्टर ने भी रिलीज भी किया था थोड़े दिन पहले जिंक रिच राइस एंड व्हीट। Biofortification is much more cost effective compared to supplementing rice with nutrients से आयरन। ठीक है, अगर हम राइस दे रहे हैं पीडीएस में, उसके अलावा आयरन की टैबलेट्स दें, तो उसमें ज्यादा खर्चा आएगा कंपैरेटिवली कि अगर हम उस राइस में ही आयरन का फोर्टिफिकेशन कर देते। ठीक है, तो वो ज्यादा इजी है।
India spends only 0.48% of agri GDP on agri research and development. This needs to be double. Now, ये जो group meeting थी, it also highlights the significance of strengthening a rule-based, open, predictable, transparent, non-discriminatory, inclusive, equitable and sustainable multilateral trading system. यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेडिंग की बात आ रही है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में। तो उसमें तो इंडिया खुद ही वायलेट कर रहा है सब कुछ। हम लोग एक्सपोर्ट बैन लगा रहे हैं, कभी हम उस पर ड्यूटी लगा रहे हैं। ओके, तो वो तो हम लोग खुद ही गलत कर रहे हैं। बट अल्टीमेटली क्योंकि इलेक्शंस आ रहे हैं तो हम नहीं चाहते कि अब फूड इन्फ्लेशन ऑलरेडी डबल डिजिट में इस वक्त, अब और नहीं बढ़ाना चाहते उसे। इट ऑल्सो एम्फेसाइज strengthening local, regional, and international agri-food value chain. This can lead to affordable and accessible food, agriculture input and products. A sustainable multilateral trading system with WTO at its core can increase market predictability and boost business confidence. मिलेट्स की बात करें तो मिलेट्स को इंडिया प्रमोट तो करता है, बट अल्टीमेटली थोड़ी ज़रूरत है अभी। But much more product innovation and dissemination is needed to make it a part of global cuisine, just like quinoa. एंड वी ऑल्सो नीड टू रीथिंक आवर एग्रीकल्चर पॉलिसीज, क्योंकि हमारा जो एमएसपी वाला सिस्टम है इसमें क्या है कि ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट है, यानी कि आप जितना भी लाओगे उतना पूरा सरकार खरीदेगी आपसे। ठीक है, ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट पैडी और वीट के लिए। ओके, कपल्ड विद मैसिव सब्सिडीज ऑन फर्टिलाइजर स्पेशली यूरिया। ओके, पावर भी कई स्टेट लाइक पंजाब वहां पर पावर फ्री है, और इरिगेशन हैव कॉज डैमेज टू आवर नेचुरल रिसोर्सेज। वी नीड टू repurpose our agriculture policies to more environmental friendly, सस्टेनेबल एंड न्यूट्रिशियस फूड सिस्टम। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आप सेलेक्टिवली अपने नोट्स में लिख सकते हैं, ये आपके आंसर को बेटर बनाएंगे। यहाँ पे इस आर्टिकल में देखिए बहुत डिटेल में इन्होंने बात की है फाइनेंस वगैरह की, लेकिन इतना डिटेल में आपको ऐसा यूपीएससी एस्पिरेंट जाने की जरूरत नहीं है। बस यहाँ पे एक बात आप नोट कर सकते हैं कि आईएमएफ की रिपोर्ट कहती है एक तरफ तो जहाँ पे हमें फॉसिल फ्यूल से दूसरी तरफ मूव करना है, ग्रीन ट्रांजिशन करना है, बट उल्टा आईएमएफ की रिपोर्ट बताती है कि इन 22 गवर्नमेंट्स एलोकेटेड 1.5 ट्रिलियन टू एक्सप्लिसिटली सब्सिडाइज फॉसिल फ्यूल्स। अगर आप इस तरीके से फॉसिल फ्यूल को सब्सिडाइज करते रहोगे तो ट्रांजिशन कभी नहीं हो पाएगा। यहाँ पे वही है ब्लैक सी ग्रीन डील। ओके, वो टर्की और यूनाइटेड नेशन ने जो करवाई थी, तो उसको रशिया ने खाली निकल गया ना उससे, तो उसको लेके वापस कोशिश कर रहा है टर्की कि ये डील वापस साइन हो सके। ठीक है, चाइना की इकोनॉमी में स्लो डाउन चल रहा है काफ़ी, और इसका इम्पैक्ट थोड़ा बहुत वर्ल्ड पे भी पड़ेगा, ये मैं आपको कभी अलग से समझा दूंगा। बम्पर क्रॉप ईयर हाई सीरियल प्राइसेस। देखिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप ध्यान मत दीजिए इस पे, आप सिर्फ ये देखिए कि जुलाई 22 में फूड इन्फ्लेशन कहाँ था 6.9, और एक साल बाद जुलाई 23 में कहाँ है 13.4, ऑलमोस्ट डबल। ओके, तो देखिए हो क्या रहा था, मैं आपको डायरेक्ट समझा देता हूँ, आप एक एक लाइन बाय लाइन मत पढ़िए, ज़रूरत नहीं है उसकी। व्हाट वाज हैपनिंग इज कि कोविड आया था, तब हम लोग नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, इसमें कितना देते थे लोगों को 5 kg पर पर्सन। ठीक है, एलिजिबल हाउस होल्ड को, ठीक है, पर हाउस होल्ड। ठीक, फिर इसको इसमें एडिशनली 5 kg और दिया गया अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। ठीक है, तो ऑलमोस्ट उनको 10 kg मिल रहा था। तो आप कह सकते हो कि देवर लाइक नाउ इट वॉज सफिशियंट फॉर देम। ठीक है, उनको बाहर से कुछ और परचेज करना नहीं पड़ रहा था। क्लियर, स्टॉक भी सरप्लस थे हमारे पास, उनको 10 kg मिल रहा था पर पर्सन, तो उनको जरूरत भी नहीं थी बाहर से परचेज करने की। अब क्या हुआ कि जनवरी 23 में गवर्नमेंट ने कहा कि ये जो 5 kg है ये वाला, ठीक है, इसको अब हम बंद कर रहे हैं। ऑलराइट, तो अब उन लोगों को कितना मिलेगा, सिर्फ 5 kg पर पर्सन। राइट, तो अब इस वजह से क्या हो रहा है कि ये सफिशिएंट नहीं होगा, तो अल्टीमेटली उन लोगों को क्या करना पड़ेगा, उन्हें भी जाकर ओपन मार्केट से परचेज करना पड़ेगा। राइट, अब जब ये लोग भी ओपन मार्केट में जाकर परचेज करेंगे, राइट, अब गवर्नमेंट के पास दो ऑप्शन रह जाते हैं। अब उनका ये जो 5 kg उन्होंने जो बंद कर दिया, यानी कि उनके पास सफिशिएंट स्टॉक बचना चाहिए अब। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अपनी जो मैंने आपको समझाई दी एक अलग से मेंस लेक्चर में, ओपन मार्केट सेल स्कीम। ठीक है, ओपन मार्केट में गवर्नमेंट इसको सेल करती है। ठीक है, फिर वहां जाके परचेज करते हैं कॉमन कंज्यूमर, आप और हम लोग भी, और ये लोग भी जो कि एलिजिबल थे पहले, अब अगर इनको एक्स्ट्रा चाहिए तो इनको भी ओपन मार्केट में आना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, ओपन मार्केट में डिमांड बढ़ेगी इसकी। ठीक है, अब क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या किया है कि अपने गोडाउन जो थे स्टॉक में, उसमें गवर्नमेंट ने अपनी प्रोक्योरमेंट बहुत कम कर दी है, प्रोक्योरमेंट रिड्यूस कर दी उसमें।
तो गवर्नमेंट के पास उसमें स्टॉक में इतना है नहीं, इतना ज़्यादा कि वो ओपन मार्केट में और ज़्यादा रिलीज़ कर सके। अब यहाँ पर 2 लोग आ गए कंज़्यूमर, एज़ अ कंज़्यूमर, ठीक है? एक तो नॉर्मल कंज़्यूमर, आप और हम लोग जो लोग शुरू से ही ले रहे थे यहाँ से, और दूसरे ये हाउसहोल्ड आ गए हैं जिनको पहले 5 केजी वहाँ पे एक्स्ट्रा मिल रहा था। तो अल्टीमेटली यहाँ पर ओपन मार्केट में डिमांड बढ़ गई, ठीक है? और ये डिमांड बढ़ने की वजह से क्या हुआ कि प्राइस बढ़ गए। तो जो राइस 28 के आसपास मिल रहा था वो अब आपको 40 रुपीज़ पर केजी मिलता है। ऑलराइट, दिस वाज द रीज़न। क्लियर? तो अल्टीमेटली अब 2 ही ऑप्शंस होते हैं। पहला कि या तो गवर्नमेंट अपना प्रोक्योरमेंट बढ़ा ले, ठीक है? और वहां से और ज़्यादा अमाउंट रिलीज़ करे ओपन मार्केट में जब ज़रूरत लगे। जब भी प्राइस ज़्यादा बढ़ जाए तो गवर्नमेंट अपना ओपन मार्केट में ज़्यादा करे, ठीक है? दूसरा, अब ये प्रोक्योरमेंट अगर सपोज कि प्रोडक्शन ही कम हुआ हो तो, ओके, तो गवर्नमेंट क्या करती है कि अल्टीमेटली जो बाहर एक्सपोर्ट किया जा रहा है उसको रेस्ट्रिक्ट कर देगी कि नहीं, जो एक्सपोर्ट किया जा रहा है उसको एक्सपोर्ट को बंद करो। जैसे हमने नॉन पारबॉइल्ड ऑयल, बासमती नॉन पारबॉइल्ड राइस को हमने एक्सपोर्ट बैन कर दिया, ठीक है? फिर बासमती राइस पे भी हमने ड्यूटी लगा दी 20% की, ठीक है? होर्डिंग वगैरह पर आपने वो लगा दी रिस्ट्रिक्शन कि 3000 क्विंटल से ज़्यादा नहीं कर सकते आप। होल सेलर्स पे लगा दी रिस्ट्रिक्शन, ठीक है? ताकि जो बाहर जा रहा था जो राइस और व्हीट वो वापस से इस ओपन मार्केट में आ जाए, ठीक है? ताकि इसके प्राइस को कम किया जा सके। तो बस यही सब कुछ बातें हैं इस आर्टिकल में। अब देखिए, जस्ट लुक एट दिस। 22-23 में प्रोडक्शन कितना हुआ? 1127 लाख टन, और गवर्नमेंट ने प्रोक्योर कितना किया? 262। जबकि 2021 में पहले कितना करती थी? 433। ओके, सो इन्होंने अपना प्रोक्योरमेंट काफी कम कर दिया है, ठीक है? और एक्सपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन लगाई, इसलिए एक्सपोर्ट जो पहले 31 लाख टन होते थे वो इस साल कितने से हुए हैं? सिर्फ 13 लाख टन। ऑलराइट, ताकि डोमेस्टिक में देखिए पहले एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाता था, प्रोक्योरमेंट में गवर्नमेंट ज़्यादा करके अपने वेयर हाउसेस में स्टोर कर लेती थी, तो डोमेस्टिक मार्केट में हमारे पास कितना आता था? 630 लाख टन। और इस साल कितना आया ओपन मार्केट में? 851 लाख टन। ओके, क्योंकि अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि वो जो स्कीम चल रही थी उसमें से बंद कर दिया। ओके, जो एक्सपोर्ट जा रहा था उसको कम कर दिया। तो डोमेस्टिक मार्केट में अवेलेबिलिटी को बढ़ाने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट। सेम इज द केस विद राइस। टोटल प्रोडक्शन 1355। ऑलराइट, तो इसका कहीं ना कहीं प्रोक्योरमेंट उतना ही रखा हुआ है गवर्नमेंट ने, आसपास है लगभग, ठीक है? और इसका एक्सपोर्ट भी उतना ही है क्योंकि राइस के सबसे बड़े एक्सपोर्टर भी हम ही हैं। बट अब ये थोड़ा कम होगा धीरे धीरे। ओके, तो राइस के केस में उतनी प्रॉब्लम्स नहीं देखने को मिल रही हैं जितनी कि व्हीट के केस में देखने को मिल रही हैं। चलिए, एक बार पढ़ लेते हैं जो हमने समझा है, ठीक है? Cereal inflation based on official consumer price index has been running at double digit. Okay, for a majority of Indians, that is 80 करोड़ को नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में सब्सिडाइज सीरियल्स दिए जाते हैं। All NFSA beneficiaries before January 23 were getting 10 kg of rice or wheat per month, so practically free of cost, मतलब वही एक 2 और 3 रुपए, okay, more or less meet their entire requirement. They hardly had to buy grain from the open market. But न्यू कैलेंडर ईयर, इस साल से गवर्नमेंट ने रिस्टोर कर दिया कि आपको जितना 5 मिलता था वही मिलेगा। ओके, नाउ द सेम राशन कार्ड होल्डर परचेज राइस एंड व्हीट फ्रॉम ओपन मार्केट, so now they are feeling the pinch of real inflation which is nearly doubling at 13%, right? तो अभी रिटेल प्राइस राइस के चल रहे हैं ऑलमोस्ट 40 केजी। अब डिप्लीटिंग राइस एंड व्हीट स्टॉक इन दी गवर्नमेंट गोडाउन्स सिंस May 22। अब गवर्नमेंट ने और क्या स्टेप लिए हैं कि मार्केट में अवेलेबिलिटी बढ़ाई जाए, तो उसके लिए उन्होंने बैन कर दिए एक्सपोर्ट ऑफ व्हीट। ओके, स्टॉक लिमिट वर इम्पोज्ड ऑन होलसेल ट्रेडर्स एंड बिग रिटेलर्स टू नॉट अलाउड टू होल्ड मोर देन 3,000 tons of cereal anytime. Export of all white, non-parboiled, non-basmati rice prohibited. 20% duty was levied on parboiled, non-basmati rice export, and even basmati wasn't spared. Only grain priced above $1,200 per ton are permitted to leave the country. देखिए इससे क्या होगा? इससे बस ये होता है कि आप इससे कम रेट पर नहीं बेच सकते अपना एक्सपोर्ट। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि फॉरेन मार्केट में इसकी डिमांड ही कम आएगी। डिमांड कम आएगी तो आप एक्सपोर्ट कहाँ करोगे जब कोई लेने को तैयार नहीं है इंटरनेशनल मार्केट में आपसे, ठीक है? इसलिए इम्पोज की गई है रिस्ट्रिक्शन। सेंट्रल एक्शन पॉइंट टू ग्रेन शॉर्टेज नॉट जस्ट इन पब्लिक वेयर हाउसेज बट ऑल्सो इन दी ओपन मार्केट। Government grain purchase has actually fallen, and particularly sharply for wheat.
NFSA beneficiaries who were earlier getting 5 kg of extra grain are now buying same grain same from the market, thereby driving up the prices. ओके, यहाँ पे केरल का एक रीजन है, पर अगर मुझे पहले लगा था कि मैं शायद इसको समझाऊंगा आपको, बट मुझे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दिख रहा, तो हम इसको छोड़ते हैं अभी, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्या है उसमें और क्या नहीं। यहाँ पे वही यूक्रेन ग्रेन डील की बात है, ठीक है। टर्की चाहता है कि आप फिर से उस डील को माने, बट ये कह रहा था कि देखिए मैंने तो वो डील मानी थी, बट क्या हुआ कि मुझे रिटर्न में जो चाहिए था ना, ओके, मुझसे प्रॉमिस किया गया था दैट द ऑब्स्टिकल विल बी रिमूव टू रशियन एक्सपोर्ट्स ऑफ फूड एंड फर्टिलाइजर। तो आपने ये ऑनर नहीं किया, इसलिए मैंने ये डील से बाहर गया हूँ। तो रशिया का ये पॉइंट है। यहाँ पे ये सब आपकी लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है, सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है, रेटिफिकेशन बाय स्टेट। ओके, मुझे आपको जो एम्फेसाइज करना है वो है कि सिंपल मेजोरिटी के टाइम पे बस इस बात का ध्यान रखिएगा, सिंपल मेजोरिटी डज नॉट रिक्वायर द कोरम। ओके, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। फिर रेटिफिकेशन ऑफ हाफ स्टेट आप उन उन चीजों में किया जरूरत पड़ती है जहां पर फेडरल कैरेक्टर को चेंज करने की बात हो, जैसे जीएसटी, टैक्सेशन को लेवल। ओके, उसी तरीके से कि अगर हम राज्यसभा की जो सीटें हैं उसका रिप्रेजेंटेशन चेंज करना होगा तो वो फेडरल कैरेक्टर की बात है, तो उसके लिए भी हमें हाफ ऑफ द स्टेट्स के रेटिफिकेशन चाहिए, या प्रेसिडेंट के इलेक्शन का मेथड। ओके, इन पॉइंट्स पर हमें 2.2/3 मेंबर्स का तो चाहिए ही होता है, प्लस रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ स्टेट। ओके, और ये जो स्टेट रेटिफाई करते हैं ना वो सिंपल मेजोरिटी से करते हैं, बट पार्लियामेंट से जो पास होगा वो स्पेशल मेजोरिटी से होता है। तो ऐसे प्रोविजंस को हम एंट्रेंस प्रोविजन कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ दिए भी हैं एंट्रेंस प्रोविजन, ये सब आपकी लक्ष्मीकांत में भी है, तो ये सब समझाने की जरूरत नहीं है मुझे। नेक्स्ट, यहाँ पे आइए। यहाँ पे आपके लिए काम का क्या है कि हम लोग क्या है, हमारे जो भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम बिल्ड हो रहा है ना, उसको हम ब्रांड कर रहे हैं इंडिया स्टैक, ठीक है। इस इंडिया स्टैक के 3 मेजर पिलर्स हैं, प्लीज। आइडेंटिटी, एग्जाम्पल आधार, पेमेंट, एग्जाम्पल यूपीआई, एंड डेटा मैनेजमेंट, ठीक है। 3 मेजर पिलर्स हैं इसके। तो फर्स्ट, द बेडरॉक ऑफ इंडिया स्टैक इज ए सेट ऑफ डिजिटल आइडेंटिटी प्रोडक्ट सेंटर अराउंड आधार। तो ये वर्ल्ड को हम दे सकते हैं अपनी तरफ से, ठीक है, ये टेक्नोलॉजी, क्योंकि हम चाहते हैं कि वर्ल्ड हमसे ये चीजें सीखे, क्योंकि डिजिटल में इंडिया ने काफी प्रोग्रेस किया है पिछले कुछ साल में। एंड ये याद रखिए, क्योंकि इस तरह के स्टेटमेंट दिए गए, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है, 3 फैक्टर होता है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो आधार का जो आइडेंटिफिकेशन होता है इट इज वाया 2 फैक्टर और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, रिसीव डिजिटली साइंड रिकॉर्ड्स सच एज ड्राइविंग लाइसेंस, एजुकेशनल डिप्लोमा, इंश्योरेंस पॉलिसी, साइन डॉक्यूमेंट्स, या डिजिटल सिग्नेचर सर्विस भी, ठीक है। तो ये सब पार्ट आ जाता है हमारा फर्स्ट पिलर, दैट इज आइडेंटिटी में, ठीक है, चाहे आपका लाइसेंस हो या कुछ भी हो। सेकेंड पिलर है यूपीआई। यूपीआई की बात करते हैं, पेमेंट की। तो इट इनेबल द इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन मनी कस्टोडियंस, पेमेंट रेल्स एंड फ्रंट एंड पेमेंट एप्लीकेशन। इस पॉइंट को इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको रन करता है एनपीसीआई, ठीक है। और इट हैज बीन लाइसेंस टू नंबर ऑफ थर्ड पार्टी प्राइवेट एंटिटीज लाइक फोन पे, गूगल पे, पेटीएम एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसने पेमेंट काफी ईजी बनाया है। थर्ड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज क्रिएटिंग ए न्यू मॉडल फॉर डेटा गवर्नेंस, ठीक है। इट ऑपरेट्स एज पर पॉलिसी कॉल्ड डेटा एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर। It will allow sharing of the information with a view to provide better financial, health and telecom related products and services to individuals and firms, ठीक है। तो यूपीआई के अलावा भी हमने काफी चीजें की हैं, जैसे कोविन प्लेटफॉर्म बनाया था हमने, डिजी लॉकर बनाया, आरोग्य सेतु ऐप बनाई थी, ओके, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जहाँ पे गवर्नमेंट परचेज करती है, ओके। तो इधर का आप मत पढ़िए, बट ये आपके काफी काम का है। Since June 2023, India has signed agreements with countries like Armenia, Sierra Leone, Suriname, Antigua, Barbuda, Papua New Guinea to share India Stack. Okay, India Stack ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पे इसको तैयार कर लीजिए। इट हैज 3 की पिलर्स, आइडेंटिटी, पेमेंट एंड डेटा मैनेजमेंट। मतलब हमारी जो इतनी बिखरी बिखरी डिजिटल टेक्नोलॉजी है, इनको हम एक हेडिंग के अंदर में ब्रांड कर रहे हैं एज इंडिया स्टैक, ओके, और वही हम वर्ल्ड को देना चाहते हैं। नेक्स्ट, countries like Mauritius, Saudi Arabia have shown their interest in adopting the model. UPI has also been taken to international market such as France, UAE, Singapore and Sri Lanka. Even Japan showed interest in adopting the payment system. Okay. Now, UPI has crossed 10 billion in volume of transaction, जो कि बहुत बड़ी बात है. Now India is taking it as key part of India's foreign policy outreach.
we are making efforts to create digital public infrastructure on which UPI is a key part. ठीक है, और इन सभी अपना जो हमारा जो पूरा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको हम ब्रांड कर रहे हैं एज डिजिटल स्टैक. ऑलराइट, because we are setting up ourselves as pioneering in digital governance. Okay, we aspire to assume the leadership role in global south. राइवल चाइना की बात करें तो वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करता है. थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की जब बात आती है ना, वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा इंटरेस्ट लेता है, हम लोग डिजिटल में. India wants to play a key role in the deployment of digital public infrastructure and plans to build and maintain global digital public infrastructure repository, a virtual repository of DPI voluntarily shared by G20 members. The repository aims to share practices and experiences of development and deployment of DPI, which may include relevant tools and resources in different countries. ये वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बट शुरू में जो बताया वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बाकी ऐसे कुछ काम कर नहीं है, बाकी स्पोर्ट्स न्यूज़ है. सो दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन. ओके, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड कीप लर्निंग गाइस.